जो मोदी जी अब लीपने पोतने का काम कर रहे हैं, वो इस्तीफा लेके पहले ही कर लेते तो ये सारा कुछ नहीं होता। पहले धर्मेंद्र प्रधान और अब प्रहलाद जोशी में क्या फर्क पड़ा? तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए इस्तीफा अगर होना है तो प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, और गड़बड़ी की जड़ प्रधानमंत्री है, सरकार है, बीजेपी है, आरएसएस है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। ये पॉलिटिक्स क्या हुई, ये मिस कैलकुलेशन हो गया, सरकार समझ नहीं पाई कि ये अंडर करंट चल रहा है, इस पे अगर आप कुछ बता सके। कुछ तो हुआ, माने ये सरकार समझी कि हाँ उसको भी हिलाया जा सकता है। सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना बड़ा आयोजन था या जिस ढंग से हो गया या जिसको कुचलने के जिन तरीकों का सामना करके भी टिका, उतना लाभ हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ही हुआ है। तो ये तो कोई भी समझ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था, पहली ही बार में हो जाना चाहिए। सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने दिन तक डट जाएंगे या इतना जोर लगा देंगे या आंदोलन इतना बड़ा हो जाए। तो ये प्लान्ड हो भी सकता है, लेकिन मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। मुझे लगता है कि दोनों लोग एक दूसरे से फंसते गए और उलझते गए, उसमें ना इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ना उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था। सर, आपको इस पूरे आंदोलन में टर्निंग पॉइंट क्या नजर आया कि जब आपको लगने लगा कि अब इस्तीफा होकर ही रहेगा? टर्निंग पॉइंट ये लगा कि शायद नहीं होगा, जब इन्होंने पिटवा दिया बिना बात के। इस ढंग से लाठियां चलाई जाती, इस ढंग से मारा जाता, इस ढंग से बच्चों के साथ बर्बरता की जाती। नहीं, प्रधानमंत्री को जो अपनी ताकत या सरकार की ताकत या सत्ता की ताकत में जो भरोसा था, वो भरोसा टूट गया। बड़े कील लाठियों का इस्तेमाल किसानों के समय भी किया गया था, और तब वो इशू नहीं बना था। लेकिन बच्चों पे कील लगी लाठी चलाना, बच्चों को शॉर्ट ट्रीटमेंट देने वाली लाठी का इस्तेमाल करना, करंट लगाना ज्यादा बड़ा हो गया। जो इन्होंने आंदोलनकारी समझा था या जिनको वो छात्र कह रहे थे, वो असल में बच्चे थे। राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर बैठ गए थे, इसको पूरे इन आंदोलन में किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट है। एकदम मौके पे चौका या एकदम गर्म लोहे पे एग्जैक्ट राइट टाइम राइट शॉट। हमने देखा इस पूरे आंदोलन स्पीच में अखिलेश और राहुल एकदम साथ में खड़े रहे, तो इसका फर्क आप यूपी चुनाव 2027 में देख रहे हैं सर? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त का स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तकरीबन 1 महीने पहले संजय जी हमारे साथ इसी तरह का डिस्कस कर रहे थे, तब सीजीआई ने ये शब्द कॉकरोच कहा था, और शायद आपने तब पहली बार इस यहाँ पर बोला था कि ये हुआ है और तरह से पार्टी हो गई है। तब पार्टी भी बनती है, आंदोलन भी होता है, और जिस मांग को लेकर बच्चे, युवा, जेनजी आता है, उस पे वो सफल भी हो जाते हैं। तो ये सर, ये 50 दिन को आपने एज ए पत्रकार किस तरह से देखा, क्या क्या बदलाव देखे और सरकार को क्यों झुकना पड़ा, इसको जरा समझा पाएंगे? सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा था, और इनके जो पुराने तरीके हैं आंदोलन को नियंत्रित या कुचलने का, माने असल में वो कुचलते हैं, कहते हैं कि नियंत्रित करते हैं, वो इस बार काम नहीं आए। मोटा मोटी इसलिए सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जितना बड़ा आयोजन था या जिस ढंग से हो गया या जिसको कुचलने के जिन तरीकों का सामना करके भी टिका, उतना लाभ हुआ, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का एक इस्तीफा ही हुआ है जो बेयर मिनिमम था, और बहुत आराम से हो जाना चाहिए था। किसी मंत्री पे इतने सारे इल्जाम हो, या जिसका दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल नालायक निकम्मा है, जिसके शासन में कोई काम ही नहीं हुआ, या जो हुआ वो नालायकी ही हुई, तो उनका इस्तीफा कोई ऐसा मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था। फिर भी वो बना और उन्होंने इस्तीफा दिया। उपलब्धि इतनी ही है। तो सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो में कहा है कि उन पर कितना दबाव था, कैसे दबाव था, और कैसे उनको लगभग मजबूर किया गया कि वो अनशन तोड़े। जबरदस्ती तो उठा के अस्पताल में भर्ती करा ही दिया गया। उसमें भी उन्होंने कहा है कि मुझ पे ये आरोप लग रहा है कि मैंने मुख्य मांग में ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे बात नहीं की या उसको छोड़ दिया। लेकिन वो तो होना ही है, यही उन्होंने कहा है कि वो तो होना ही है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाजपा इस मांग को क्यों नहीं मांग रही है। उन पर ये भारी पड़ेगा या उन पर महंगा पड़ेगा, ऐसे ही कुछ उन्होंने कहा। तो ये तो कोई भी समझ रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए था, पहली ही बार में हो जाना चाहिए। सरकार को उम्मीद ही नहीं थी कि इतने दिन तक डट जाएंगे या इतना जोर लगा देंगे या आंदोलन इतना बड़ा हो जाएगा। तो वो उनकी गलती थी या उनका मिसकैलकुलेशन था, तो उनको इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन जितना बड़ा आंदोलन था, जिस ढंग से शुरू हुआ था, या जो मामला है,
जो घपला घोटाला हुआ है शिक्षा मंत्रालय में या शिक्षा में, उस लिहाज से मुझे नहीं लगता है कि कुछ हुआ। और जैसे कहा गया था कि मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, वो वापस नहीं लिए गए, या अभी भी लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज खबर भी है अखबार में कहीं की आरोप लगाया है किसी ने कि मुस्लिम छात्र ज्यादा हैं जिनको परेशान किया जा रहा है। एक खबर ये भी है कि एक लड़का किसी को डांट रहा था कि तुम क्यों प्रदर्शन में, गाली दी, मारा भी। टाइम्स ऑफ इंडिया में आज खबर है कि वो गाजियाबाद का ही आदमी है और पुलिस कोई कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि कोई एफआईआर नहीं है। तो इस तरह के मामले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उपलब्धि हुई है। उपलब्धि है, लेकिन कुछ तो हुआ। माने ये सरकार समझी कि हाँ उसको भी हिलाया जा सकता है, वो हिल गई, ये सब तो हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत कामयाबी मिली। ये बेयर मिनिमम था, लेकिन सरकार जो समझ रही थी कि वो हर चीज को नियंत्रित कर लेगी, वो उसको समझ में आया कि हर बार ये संभव नहीं होता है, और वो दिखाई दे रहा है। सर, हम जब ये ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोग जंतर मंतर के अलावा आसपास उस क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां पर भाजपा के वोटर्स हैं, भाजपा आरएसएस के लोग हैं। वो लोग एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस जो ये पॉलिटिक्स का शब्द है, अगर इसकी हम लोग क्रोनोलॉजी समझे अमित शाह की तरह, एक लड़का यूएस से आता है, उसको तुरंत आपकी परमिशन मिल जाती है, प्रोटेस्ट करने का मिल जाता है, फिर सोनम वांगचुक आ जाते हैं और फिर अनशन शुरू हो जाता है। उससे पहले सुनील अंबेडकर आरएसएस के बोलते हैं कि वो प्रोटेस्ट अधिकार है। फिर इंडियन एक्सप्रेस में बीजेपी की आर्टिकल भी आता है कि भाई हमारे युवा हैं। तो ये पॉलिटिक्स क्या हुई, ये मिस कैलकुलेशन हो गया, सरकार समझ नहीं पाई कि ये अंडर करंट चल रहा है। इस पे अगर आप कुछ बता सके। मिस कैलकुलेशन दोनों तरफ से था, मैं ये कहूंगा कि दोनों तरफ से था। और अगर ये आरोप लगाया जा रहा है कि प्लान्ड था, तो मुझे उस पर यकीन नहीं है। दोनों बातें हैं। तो जैसे चीफ जस्टिस ने कहा कॉकरोच, और उस पर जो रिएक्शन था वो बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है कि अभिजीत दीपके का था और उनकी पॉपुलैरिटी थी तो वो बढ़ गया, लेकिन वो रिएक्शन बहुत नॉर्मल था, और क्रिएटिव इनोवेटिव जो था वो तो था ही। तो उस पर जो कार्रवाई आगे होनी थी वो सब मुझे लगता है कि वो सब नॉर्मल था। और जैसे कहा गया कि मैं परमिशन नहीं लूंगा, मैं वहीं जाऊंगा सीधे थाने में, और फिर उसको परमिशन दे दिया गया या एयरपोर्ट जाके परमिशन दिया गया। मुझे लगता है कि दोनों पार्टी एक एक तरीके से उलझती गई थी। ये प्लान नहीं हो सकता है, मुझे लगता है, मतलब मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से उसने अपील की, फिर ने कहा हम परमिशन नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा हम सीधे थाने पे पहुंचेंगे, फिर थाने पे पहुंचेंगे तो हम एयरपोर्ट पे ही जाके परमिशन दे देते हैं। तो ये प्लान हो भी सकता है, लेकिन मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी कम दिखती है। मुझे लगता है कि दोनों लोग एक दूसरे से फंसते गए और उलझते गए, उसमें ना इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ना उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन था। जैसे कि वो अगर वहां से प्लान कर रहा था, जाहिर है वो परमिशन पहले नहीं ले सकता था। और अगर उसने कहा कि हम सीधे थाने पहुंचेंगे तो बहुत नॉर्मल है। और अगर वो सीधे थाने पहुंच रहा था और लोगों को कह रहा था थाने पे ही पहुंचिए और परमिशन मिलेगा तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, तो पुलिस के लिए बहुत नॉर्मल था कि उसको निपटाने के लिए वो वहीं एयरपोर्ट पे उसको परमिशन दे दे या कह दे कि परमिशन दे दिया, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगता है कि दोनों लोग फंस गए थे, किसी ने कोई उदारता किसी पे नहीं की, लेकिन दोनों लोग फंस गए थे इसलिए किया था। तो अब ये मानना कि वो प्लान था, बीजेपी ने करवाया होगा, तो बीजेपी ने करवाया होगा तो हम क्यों नहीं कहें कि उसने सीजेआई से कह के करवाया। तो अगर आप ये मान रहे हैं या कोई ये मान लेता है कि सीजेआई भी इन्वॉल्व है, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है, फिर बीजेपी का हो सकता है। लेकिन अगर सीजेआई ने नहीं कहा इसलिए, या सीजेआई ने जो कहा वो नॉर्मल था, माने मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने कहा हो, क्योंकि सीजेआई को कोई मतलब नहीं था कि वो कॉकरोच और ये कहते। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो वो उनका नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है, उनकी नॉर्मल सोच हो सकती है। और जिस ढंग से वो कहते रहे हैं, जिस ढंग से वो पलटते रहे हैं, उसमें मुझे वो नॉर्मल सोच लगती है। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि पूरे में राजनीति थी, तो वो राजनीति सीजेआई से शुरू होती है। और मैंने अभी एक दो दिन पहले एक खबर के लिए लिखा भी था कि सीजेआई ने जो कहा कि मैंने तो नहीं कहा था कि मैं नहीं सुनूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, सो मंडे को सुनूंगा। मतलब मंडे को सुनने के लिए जो सीजेआई ने कहा, वो इंडियन एक्सप्रेस में खबर पॉलिटिक्स वाले पेज पे छपी थी, और पहले पेज पे लिखा था पेज 5 पॉलिटिक्स, और हेडलाइन था कि सीजेआई ने कहा। तो पॉलिटिक्स तो हो रही है, सीजेआई कर रहे हैं, और जाहिर है इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है, जाहिर है ये कहना नहीं चाहिए,
मैंने ये भी कंटेम्प्ट है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन स्थितियां ऐसी है तो मैं क्या करूं। और जो आपका सवाल है उसमें जवाब यही बनता है कि अगर पॉलिटिक्स है तो वो सीजीआई से शुरू हो रही है, और नहीं ऐसा अगर आप मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है। लेकिन अगर है तो वहीं से हो रहा है। मैं मानता हूं कि नहीं, वो पॉलिटिक्स नहीं है, इनका नॉर्मल रिएक्शन था और इन्होंने नॉर्मली कहा। उसका नॉर्मल रिएक्शन था कि उसने सीजीआई कॉकरोच जनता पार्टी बना दिया, और फिर वो बात बढ़ती गई, लगा कि मौका है। और अगर उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे तो गलत क्या है। अगर उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे और उसको लगा कि हाँ मौका मिलता है, भुनाया जा सकता है, कम से कम उसको नाम तो हो ही गया, प्रचार तो हो ही गया, वो एक पॉलिटिकल स्तंभ के रूप में स्थापित तो हो ही गया। तो अगर उसका वेस्टेड इंटरेस्ट यही था तो बुरा क्या है। और या अगर वो समझ रहा था कि उसी को शिक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, तो ये सोचने में गलती क्या है या गलत क्या है। तो मैं उसे देखता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि प्लान्ड था, लेकिन प्लान्ड था तो बहुत बुरा था, जो नहीं होना चाहिए। सर, आपको इस पूरे आंदोलन में टर्निंग पॉइंट क्या नजर आया कि जब आपको लगने लगा कि अब इस्तीफा होकर ही रहेगा? कुछ ऐसा एहसास हुआ आपको सर? नहीं, इस्तीफा होकर ही रहेगा ये तो बहुत क्लियर था कि वो बेयर मिनिमम था। टर्निंग पॉइंट ये लगा कि शायद नहीं होगा जब इन्होंने पिटवा दिया बिना बात के। जो संसद चलो पे जो पिटाई हुई, वो ऐसा कोई प्रोवोकेशन नहीं था कि इस ढंग से लाठियां चलाई जाती, इस ढंग से मारा जाता, इस ढंग से बच्चों के साथ बर्बरता की जाती। तो मुझे टर्निंग पॉइंट वो लगा था कि इसके बाद बच्चे, अब ट्रीटमेंट सब हटाई दिया गया, बाद में फिर सोनम वांगचुक को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो इन दो मौकों पे मुझे लगा कि शायद इस्तीफा भी ना हो, और बीजेपी गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड है उससे मुझे लगा था कि मुझे इस्तीफा हो जाएगा, ये शुरू में लग रहा था कि वो तो बेयर मिनिमम है और ये लोग इस्तीफा लेकर के कहेंगे कि हाँ भाई हमने कर दिया, वो उसको ठीक कर। जो मोदी जी अब लिपने पोतने का काम कर रहे हैं, वो इस्तीफा लेके पहले ही कर लेते तो ये सारा कुछ नहीं होता। और इसी चक्कर में वो फंस गए, पेलेट गन और वगैरह वगैरह के चक्कर में। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, उन्होंने पिटवाया है, और पिटवाया है दिखाई दे रहा है। अब तो रिपोर्ट भी आ गई, आरएएफ की भी रिपोर्ट आ गई, और सब फोटो वोटो वीडियो सब था ही। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि पहले ये नहीं लगा कि इस्तीफा मुश्किल है, वो बेयर मिनिमम था। और वो सोनम वांगचुक ने जैसा कहा, मुझे भी वही यकीन था कि वो सोनम वांगचुक को कमजोर करने के लिए, या ये मानते हुए कि सोनम वांगचुक ही इस आंदोलन की ताकत है, उनको हटाना चाहते थे इस सीन से। तो वो जब नहीं हटा पाए, जब उनको उठा लिया तो बात नहीं बनी, अनशन खत्म हो गया तो बात नहीं बनी, तो मुझे लगा कि वो तो बेयर मिनिमम है। उन्होंने भी कहा था, मैं भी सोचा था बेयर मिनिमम, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो पर्याप्त नहीं है। कि इस्तीफा तो अगर उनका शुरू में नहीं लिया गया, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री करवा रहे थे, प्रधानमंत्री की जानकारी में था, प्रधानमंत्री का समर्थन था, तो इस्तीफा उनका होने का कोई मतलब नहीं। और हो गया तो अब जो शिक्षा मंत्री बने उससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और आप देखिए कि घोषणाएं प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। अगर एक शिक्षा मंत्री को हटाकर दूसरा शिक्षा मंत्री बनाया गया, और फिर आप नंदन नीलेकणी के उसमें चेयरमैनशिप में या उनके नेतृत्व में एक टीम बना रहे हैं, तो ये घोषणा शिक्षा मंत्री क्यों नहीं कर रहे हैं और प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं? तो पहले धर्मेंद्र प्रधान और अब प्रहलाद जोशी में क्या फर्क पड़ा? तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए इस्तीफा अगर होना है तो प्रधानमंत्री का होना चाहिए था, और गड़बड़ी की जड़ प्रधानमंत्री है, सरकार है, बीजेपी है, आरएसएस है, धर्मेंद्र प्रधान नहीं है। ये दिखाई दे रहा है, बहुत स्पष्ट था। तो इसलिए मुझे लगता है कि शुरू में इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान का हो जाता तो बात अलग थी। अब इन लोगों ने बता दिया है कि नहीं, वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान नहीं है, हम सब हैं। और अब जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो 10 साल पहले भी कर सकते थे, 2014 में भी कर सकते थे, लेकिन 2014 के बाद उन्होंने जो किया है वो हम जानते हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, वो हम देख रहे हैं। तो बहुत स्पष्ट है चीजें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या क्यों हुआ या क्या क्यों हुआ होगा, तो वो स्पष्ट है। तो सर, ये समझे कि प्रधानमंत्री को ये समझने में और उनके सलाहकारों को ये समझाने में कि आपके पैरों तले जमीन खिसक रही है, काफी देर हो गई, और इसीलिए जो मीडिया में शुरू में प्रचार किया गया था, इसको अराजक तत्व बताए गए थे, पूरा मीडिया टूल किट इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम सब में करने वाले थे, प्रधानमंत्री को रील बनाने में इस वक्त काफी वक्त लग गया और लेट हो गए? नहीं, प्रधानमंत्री को जो अपनी ताकत या सरकार की ताकत या सत्ता की ताकत में जो भरोसा था,
वो भरोसा टूट गया। वो ये समझ रहे थे कि हम पिटवा देंगे तो काम हो जाएगा, और पीटने के लिए पैलेट गन चलाने पड़ेंगे या कील लगी लाठी का इस्तेमाल करना पड़े। कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किसानों के समय भी किया गया था, और तब वो इशू नहीं बना था। लेकिन बच्चों पे कील लगी लाठी चलाना, बच्चों को शॉर्ट ट्रीटमेंट देने वाली लाठी का इस्तेमाल करना, करंट लगाना ज्यादा बड़ा हो गया। जो इन्होंने आंदोलनकारी समझा था या जिनको वो छात्र कह रहे थे, वो असल में बच्चे थे। छात्र और बच्चे में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो बिना बच्चे वालों को समझ में नहीं आएगा। जिनके बच्चे हैं वही समझेंगे कि बच्चा कौन होता है, छात्र कौन होता है, बदमाश कौन होता है। बच्चे ही बदमाश होते हैं। कुछ बच्चे बदमाश होते हैं, कुछ बच्चे चंचल होते हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल पढ़ाकू होते हैं, कुछ बच्चे छात्र होते हैं। तो बच्चों में भी तरह तरह के होते हैं। तो आपने आंदोलनकारियों को जब ट्रीटमेंट दिया, वो लाठी डंडे वाला और कील लगी लाठियों का, या सड़क पर कील खो दिया, तो ऑब्जेक्शनेबल वो भी था, लेकिन उसमें वो भावनाएं नहीं जगी, वो गुस्सा नहीं आया देश को जो बच्चों के केस में आ गया। और मुझे लगता है कि इसका इन लोगों को अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि ये बच्चों के संपर्क में ही नहीं है। मतलब मोदी जी के तो बच्चे ही नहीं है, लेकिन राहुल, अमित शाह या दूसरे लोग, मतलब इंक्लूडिंग पुलिस कमिश्नर इन्होंने बदला। तो मैं नहीं जानता उनकी फैमिली स्टेटस क्या है, कैसे है, बच्चे कितने हैं नहीं है, वो मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे लगता है कि पहले वाले ने मना कर दिया होगा कि नहीं, हम बच्चों के साथ इतनी सख्ती नहीं करेंगे, और ये तैयार हो गए। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बदला गया या जो बदलने के बाद जो स्थितियां बनी, उसमें मुझे लगता है कि वो बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं और आंदोलनकारी के साथ क्या कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस है। पुलिस के लिए सब लाठी चलाने का होता है। जैसे ये बॉर्डर पे जो सेना का जवान है, उसको सिखाया जाता है कि शूट एट साइड, जो सामने से आ रहा है वो दुश्मन ही है, वो क्यों आ रहा है बॉर्डर की तरफ, उसको आना ही नहीं है। वो अगर दूसरे देश की सीमा से हमारी तरफ आ रहा है तो उसकी नीयत अच्छी तो हो ही नहीं सकती ना, तो उसको शूट एट साइड। लेकिन ये सिविल पुलिस नहीं ऐसी कर सकती है कि कोई थाने की तरफ जा रहा है तो पुलिस उसको गोली मार देगी। तो ये डिफरेंस है, और ये ट्रेनिंग की चीजें हैं, अब नहीं सिखाई जाती, लोग नहीं समझते हैं, वो अलग चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री ने जो मिसकैलकुलेशन हुआ, वो बच्चों को बच्चा नहीं समझने के कारण ही हुआ है, और ये समझ रहे थे कि बच्चे हैं, क्या होगा, हम संभाल लेंगे, वही मिसफायर किया। क्योंकि बच्चों के पीछे पूरी दुनिया खड़ी हो गई, और लाठी चलाने वालों ने या जिनको लाठी चलाने के लिए कहा गया, और बच्चे वैसे नहीं रिएक्ट करते हैं जैसे बड़े करते हैं। बड़े को लाठी मार दो, वहां करता रहेगा, और बच्चा खड़ा होकर कर और मारो। तो ये फर्क होता है, ये बच्चा ही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और उसके बाद जो इन लोगों ने चिढ़ाया, गालियां दी, सब कुछ किया, वो बच्चा ही कर सकता था, बड़ा गाली नहीं देगा। मतलब गाली, अब मैं जब वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि वो हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर केस वेस हो सकता है, और बच्चों को डिफेंस करना मुश्किल होगा, या उसके पेरेंट्स भी या उसके वकील भी किस तरह से डिफेंस करेंगे, गाली दे रहे। उसको कोर्ट में डिफेंड नहीं किया जा सकता है। आपने किसी का अपमानजनक, किसी के लिए अपमानजनक बातें की है, तो वो बच्चों ने बोल दिया, लेकिन लीगली वो डिफेंसिबल नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ठीक है, क्या है, बच्चे गाली दे रहे हैं, आजकल बच्चे गाली देते हैं, बच्चे जेंडर न्यूट्रल हैं, वगैरह वगैरह, ये सब बोल सकते हैं, लेकिन कोर्ट में उसको डिफेंड करना मुश्किल होगा। लेकिन बच्चों ने वो किया है, तो वो बच्चे ही कर सकते थे, बड़ा नहीं करता तो ये स्थितियां नहीं बनती। चूंकि बच्चे गाली दे रहे थे, इसलिए परेशानी भी ज्यादा थी दोनों तरफ, बच्चों की तरफ से भी, पेरेंट्स को भी, और सरकार को भी परेशानी थी। मतलब जैसी गालियां बच्चे दे गए, इंक्लूडिंग वो जो सीजीआई को गाली दे गया कोर्ट में, वो भी बच्चा ही था, और वो भी क्या बोलते हैं, अभी नया ही है, तभी वो गाली दे गया। नहीं तो कोर्ट में जाकर के आप सब कुछ करिए, विरोध करिए, कागज फेंकिए, वो सब एक विरोध का तरीका है, लेकिन गाली देने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता या डिफेंड नहीं किया जा सकता है। तो ये बच्चे गलत कर रहे हैं, लेकिन ये गलती भी बच्चे ही कर सकते हैं, और इस गाली देने के लिए आप उसको फांसी में तो टांग नहीं देंगे, या उसको 6 महीने जेल भी नहीं भेजेंगे तो आप ही नहीं होंगे। तो इस तरह से ये थोड़ा फंसा हुआ मामला है, थोड़ा नाजुक है, जिसमें मुझे लगता है कि सरकार या प्रधानमंत्री जो भी देख रहा था, प्रधानमंत्री ही देख रहे थे, वो उनका मिसकैलकुलेशन रहा, या उन्होंने ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है, मेरा मानना है। मतलब
सर एक ये भी पूरा बहुत जोर शोर पे, अब तो और जोर शोर पे नैरेटिव होने लगा कि विदेशी फंडिंग थी, ये था, पाकिस्तान का कनेक्शन था। तो एक छोटा सा 2 कौड़ी का पाकिस्तान का मुल्क हमारे आंदोलन सब करवा देता है, कभी नोएडा में करा देता है, कभी दिल्ली में करा देता है। तो ये फंड वंड का बड़ा ही प्रचार किया जा रहा है कि भाई ये किया गया था, सरकार के खिलाफ तो कोई नहीं है। बीजेपी और आरएसएस के पास और कुछ है नहीं। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 10-12 साल सरकार में रहकर भी ये कुछ नया डेवलप नहीं कर पाए, कुछ नया ढूंढ नहीं पाए, वही चल रहा है। माने सोरोस ने अगर हरदीप पुरी की बेटी को पैसे दिए तो कोई बात नहीं, कांग्रेस को दिए तो गलत। पीएम केयर्स में कहां से पैसा आया पता नहीं, लेकिन बच्चों को कौन पैसा दे रहा है उसका हिसाब चाहिए, पीएम केयर्स का हिसाब नहीं चाहिए। तो बहुत अजीब स्थिति है और इस पे क्या बोला जाए। मतलब यही कहा जा सकता है कि इनके पास कुछ है ही नहीं। बहुत आसान होता है ये कह देना कि विदेशी फंडिंग। फैक्ट ये है कि सरकार ने विदेशी फंडिंग रोकने के लिए एफसीआरए कानून को इतना सख्त कर दिया है कि जो विदेशी पैसे लेकर ढंग का काम कर रहा था, जायज काम कर रहा था, लोगों को नौकरियां दे रहा था, समाज सेवा कर रहा था, वो सब बंद हुआ पड़ा है। हजारों नौकरियां गई, करोड़ों रुपए देश में नहीं आ रहे हैं और जाहिर है वो पैसे देश में आ रहे थे तो उसका असर देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ना था, वो सब बंद कर दिया गया है। पीएम केयर्स में जो पैसे आए वो ब्लॉक हुआ पड़ा है। भाई जो आ गए सो आ गए, वो आपने उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो बेकार हुआ पड़ा है। वो तो खर्च करने के लिए आया था, रखने के लिए थोड़ी आया था। आपने सेविंग के लिए मांगा नहीं था, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं मांगा था, तो वो पड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। और अगर किसी ने ये पिज्जा ऑर्डर कर दिया सिंगापुर से या दुबई से, तो आप यहाँ उसकी डिलीवरी बंद कर देंगे या आपका सिपाही छीन लेगा। तो ये जो आप हैं वो दिखाई दे रहा है। मैं उसको इतना ही कहूंगा और कुछ नहीं। आरोप आप यही आरोप लगा सकते हैं कि विदेशी फंडिंग है, दुबई से किसी ने भेजा था, तो वो गलत है। या आप छीन लेंगे, आपका सिपाही खाएगा और वो बच्चा नहीं खाएगा जो आपके खिलाफ नारे लगा रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन विदेशी फंडिंग इनका डिफेंस ही यही है और ये शुरू से रहा। सर ये जो राहुल गांधी पीएम हाउस के बाहर बैठ गए थे, इसको पूरे इन आंदोलन में किस तरह से देखा जाए, समझा जाए? क्योंकि संजय सिंह ने तुरंत उसका बयान आ गया कि राहुल गांधी क्रेडिट लेने जा रहे हैं, मोदी ने बिठवा दिया है, और फिर मनीष सिसोदिया भी। वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स का बेस्ट, मेरे हिसाब से बेस्ट है। एकदम मौके पे चौका या एकदम गर्म लोहे पे एग्जैक्ट राइट टाइम राइट शॉट। वो बिल्कुल मैं उसको वैसे ही देखता हूं। और वो बिल्कुल अनअनाउंस्ड अनप्लैंड था। अगर अनाउंस्ड और प्लैंड होता तो शायद हो ही नहीं पाता और जाहिर है लोग पहले रोक देते। तो मुझे वो बहुत ही बढ़िया लगता है और वो प्लैंड नहीं होगा, हो नहीं सकता। प्लैंड था तब तो और बढ़िया था और वो इतना इफेक्टिव था कि इन लोगों को रिएक्शन देके समझ में नहीं आया कि आम आदमी पार्टी ने जो रिएक्शन दिया उससे इन्होंने, कांग्रेस से रिलेशन इनका खराब है ही है, लेकिन राहुल गांधी जो कभी कभी इनको माफ कर देते हैं या विरोध को, विपक्ष को मजबूत करने के लिए साथ ले लेते हैं, वो सब इन्होंने खराब कर दिया। अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी आम आदमी पार्टी ने खराब कर ली इस कॉस्ट पे कि इनके ये कहने से फायदा बीजेपी को हो रहा था, तो भी नहीं कहना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी वाले लोग बहुत मैच्योर्ड सीजन लगते हैं, मैंने एज के हिसाब से या पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से, वैसे नहीं भी होते तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये लोग बहुत सीजनड और मैच्योर्ड लगते हैं। लेकिन टाइम इतना कम मिला कि ये प्लान नहीं कर पाए और जो था अंदर वो निकल के आ गया, जो उनके लिए नुकसानदेह रहा। राहुल गांधी का तो जो है सो है, मतलब उनको फायदा नुकसान हो रहा है वो देख भी नहीं रहे। मैं भी वैसे नहीं देख रहा कि उनको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, लेकिन वो इतना इफेक्टिव था कि मैं उसको कहूंगा कि दैट वाज द बेस्ट शॉट। पर सर एक चीज और समझना चाहेंगे, इतनी मजबूत सरकार का कुछ नहीं हुआ, बैकफुट पर तो आई है। और उसके बाद हम लोग कई वीडियो देखने लगे, गाजियाबाद में देखने लगे कि एक बीजेपी के कार्यकर्ता नेता ने 2 लड़कों को पकड़ लिया, उनका पिटाई भी हुई है। तो अब आने वाला वक्त जेंजी के लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो सरकार जिस तरह का बिहेवियर है, जो आरएसएस और उन सब की मानसिकता है, तो इनसे बदला लेना, इनके पेरेंट्स से लेना है। क्योंकि जो वहां पे जुनेद जो खाना लगा रहा था, वॉलेंटियर था, उसके घर तक पुलिस पहुंच गई है। तो अब ये आने वाले वक्त में इसको इस तरह से किया जाएगा, क्या लग रहा है सर आपको? बीजेपी ये करती है, ये जुनैद को भी पता था। और वो जो लड़के इनसे जवाब दे रहे थे वो कह सकते थे कि नहीं, मैं तो कुछ और काम से आया था। बाद में उन्होंने कहा भी कि मैं बहन के यहाँ आया था, बहन से मिलने आया था, उन बच्चों ने कहा भी। तो
बहुत क्लियर है कि कोई अब डर नहीं रहा है, छिपा नहीं रहा है। तो जेनजी तो नहीं डर रहा है, जुनैद भी नहीं डर रहे। तो अगर लोग नहीं डर रहे हैं, और असली बात यही कि डरो मत, और वो राहुल गांधी का काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। और डरो मत का ही नतीजा था जो धमकी इन लोगों ने दी थी कि ऐसे कर देंगे वैसे कर, जो किया भाई, इंटरनेट बंद कर देना, मेट्रो बंद कर देना, पिटवा देना, और फिर मैंने उसमें कील लगे और ये वो सब, और जो सब पुलिस वालों ने किया, सीधे थप्पड़ मार देना। एक सीनियर ऑफिसर कैसे किसी को ऐसे चलते थप्पड़ मार सकता है, सब हुआ। वो बहुत डरावना था। मैंने, आप सच कहें तो मैं इसीलिए नहीं गया। मैं जानता था कि सफेद बाल में मुझे कोई नहीं मारेगा और मुझ पर कोई लाठी नहीं चलाएगा, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं क्यों देखने जाऊं वो सब। किसी को मारेगा वो मेरे सामने, तो मैं देखूंगा कैसे, और मैं नहीं रिएक्ट कैसे करूंगा, और मैं रिएक्ट करूंगा तो पंगा तो होगा ही। सिर्फ इसलिए मैं नहीं गया, सब कुछ जानते हुए। मेरा बहुत मन था जाने का, मुझे जाना चाहिए था, वो सब अपनी जगह है, लेकिन जो डर फैलाया था इन्होंने, उस चक्कर में मैं नहीं गया। तो अगर मेरे जैसे लोगों ने अपने बच्चों को नहीं जाने दिया हो तो आश्चर्य की बात नहीं है, और जाहिर है कि मेरे जैसे लोगों के बच्चे नहीं गए थे तब वो भीड़ थी। तो डर खत्म हो गया है या खत्म हो रहा है, वो है। और अगर खत्म होने लगेगा तो जैसे इसकी आरपीएफ की रिपोर्ट आ गई बिना मांगे बिना बोले कि हाँ हमने ज्यादती की है, जैसे राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं, वो अब शुरू हो जाएगा। तो अंदर के लोग ही बताएंगे कि गलत है। राहुल गांधी कहते हैं कि अंदर से खबर आ रही है मेरे पास वगैरह वगैरह। तो कल को यही होगा कि लोग कहेंगे कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो, हम आपके साथ नहीं है। जैसे पुलिस कमिश्नर को बदलना पड़ा, पुलिस कमिश्नर को आपने एक दिन पहले नहीं बदला होता तो ये नहीं कहा जाता कि अमित शाह ने पिटवाए हैं। अमित शाह ने पिटवाए हैं। वैसे तो पुलिस कमिश्नर पिटवाता, वो पुलिस कमिश्नर का डिसीजन होता, लेकिन आपने एक दिन पहले बदल कर उसको तो आपने फ्री कर दिया कि हाँ, उसको तो पीटने के लिए आया गया, उसको पीटने के लिए ही तो लगाया गया था। लेकिन अगर किसी को पीटने के लिए ही रखा जाएगा तो जिसने रखा है वो रेस्पॉन्सिबल हो गया। तो सीधा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिफ्ट हो गई। तो इस ढंग से काम कर रहे हैं लोग। मैंने, मुझे नहीं लगता कि ये तरीका सही है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो ऐसे ही तरीके से किया जाएगा। नियम से तो आप कर ही नहीं सकते, तो ऐसे ही किया जाए। तो कल को लोग कहने लगे कि मैं नहीं करता। और जो होता है कि सेना, आपकी सारी ताकत सेना और पुलिस ही तो है, और अगर वो कहेगी कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते तो आप क्या कर लोगे? और वो तभी तक डरेगी जब तक उसको पता है कि आप पावर में रहने वाले हो। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि हमारे बगावत कर देने से या हमारे ना कह देने से या शायद ये जाने वाले हैं, लोगों में डर खत्म होगा। डर खत्म होगा तो वो कहने लगेंगे। जैसे डर होता तो ये आंदोलन ही नहीं होता, और ये लोग उसी हिसाब से समझ रहे थे। लेकिन डर खत्म हो गया है, इसीलिए वो टिके, इसीलिए इन्हें इस्तीफा लेना पड़ा, और इनका पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। तो वो स्थिति अब आ गई है कि डर खत्म हो रहा है, और डर खत्म जब हो जाएगा तो ये चलेंगे नहीं। तब जो चुनाव में गड़बड़ी करता है वो कहेगा कि मैं नहीं करता, ये ईवीएम पहले ठीक करो तब चुनाव, नहीं ये ईवीएम यूज नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो ये सब धीरे धीरे उम्मीद है कि हो जाएगा। और अगर इन्होंने संभाल लिया, फिर वैसे ही मजबूत हो गए, फिर वैसे ही सबको तंग करने लगे और कोई विरोध नहीं हुआ, तो फिर चल सकता है। लेकिन अब लगता नहीं है कि चल पाएगा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया है कि ये जो हिंदुत्व का जो ओढ़ कर आए थे ये चादर कि हम हिंदुत्व देंगे, वो हिंदुओं को कुछ मिला नहीं। और जिसका आप कह रहे हैं कि जिसको हमने टाइट कर दिया उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, या वो रो नहीं रहा है, डर नहीं रहा है। तो आप कितने दिन चलाएंगे? 12 साल बहुत चल गया, अब और कितने दिन चलाएंगे ना? 2029 तक आप चला लेंगे, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि 2029 से पहले ही सब हो जाना है। 2029 जीतना मुश्किल होगा, देखा जाए। तो सर, एक आपके मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि गोदी मीडिया भी कहेगा कि अब मैं पीआर की खबरें नहीं पढ़ूंगा, या अपने फिर छोटे रिपोर्टरों को ही इसी तरह के आंदोलन में भेज के पिटवाता रहेगा? गोदी मीडिया कुछ दिन में बंद हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। गोदी मीडिया कुछ दिन में माने उसमें खबरें छपेंगी, अभी ही कोई नहीं पढ़ता है, अभी ही कोई नहीं देखता है। और मुझसे ही लोग कहते हैं तुम कैसे पढ़ लेते हो इतने अखबार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खरीद कर पढ़ता है, और इसको देखा जाता रहेगा। जैसे पहले एक होता था, मुझे याद है दूरदर्शन का जमाना है, जब टीवी नहीं आया था, प्राइवेट चैनल्स नहीं आए थे, तो जो रात में 9 बजे
खबरें देखने के लिए जो आदमी तैयारी करता था, जो इंतजार करता था, वैसी तैयारी बाद में रामायण के लिए होती थी, फिर प्राइम टाइम के लिए होने लगी। अब वो सब दिन निकल गए, अब कोई टीवी पे न्यूज का इंतजार नहीं करता है, वो हर सेकंड आ रहा है और माने हर सेकंड हर मिनट आपको ये हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मीडिया में अब कुछ होगा। और जो मान लीजिए कि किसी यूट्यूब चैनल पे न्यूज या लाइव जो आता है वो अच्छा आता है, तो उसमें ये सुविधा है कि आप 9 बजे से ना देखें, वो 9 बजे से आता है आपका फेवरेट प्रोग्राम, तो आपके पास सुविधा है कि वो 9 बजे से नहीं, आप 9:30 से बैठे हैं और 9 बजे वाला और शुरुआत से देख लें, या आप 9:30 पे बैठे तो 9:30 का आगे देख लें, शुरू का जरूरत पड़े तो बाद में देखें ना देखें। तो इस सुविधा में ये जब तक टीवी पे नहीं आएगा या टीवी न्यूज में नहीं आएगा, तब तक टीवी न्यूज अब जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि वैसे भी उसमें जितना इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से रिटर्न नहीं है। तो ये सरकार तो पैसे दे रही है, बाकी उनको पैसे आ नहीं रहे, तो जब रेवेन्यू नहीं होगा तो कहाँ चलेगा? तो वो ज्यादा समय चलने वाला नहीं है, पैसे ही सर नहीं होंगे वहां। सर एक आखिरी सवाल, ये हमने देखा इस पूरे आंदोलन स्पीच में अखिलेश और राहुल एकदम साथ में खड़े रहे, तो इसका फर्क आप यूपी चुनाव 2027 में देख रहे हैं सर? मुझे लगता है कि वो इसीलिए था, अखिलेश को राहुल की जरूरत है। मैं नहीं कहूंगा कि राहुल को जरूरत है, लेकिन वो लगेगा कि मैं राहुल को ज्यादा सपोर्ट करता हूं या राहुल को ज्यादा, लेकिन राहुल को जरूरत नहीं है अखिलेश की, अखिलेश को राहुल की जरूरत है। और राहुल बीजेपी को हराने के लिए किसी का भी साथ देने के लिए तैयार दिखते हैं, दैट इंक्लूड्स आम आदमी पार्टी, जो मैंने कहा। तो राहुल तो साथ इसलिए है कि राहुल को बीजेपी को हराना है, या बीजेपी का नुकसान, वो चाहते हैं कि बीजेपी ना जीते, लेकिन अखिलेश को जीतना है। और नेचुरली फायदा तो होना ही है, और साथ रहने इसीलिए है, और सिर्फ राहुल और अखिलेश का साथ रहना ही नहीं, चढ़ावा चोरी अपने आप में पर्याप्त है। पिछले लोकसभा चुनाव में अयोध्या में भाजपा हार गई, वो चुटकुला ही है, और अब उन्होंने चढ़ावा चोरी करके एक अलग ही चुटकुला, एक ही पूरा हास्य उपन्यास लिख दिया है। तो अब कुछ बचा नहीं है। और वैसे भी मैं नहीं मानता कि बीजेपी जीत रही है, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसके अगेंस्ट में जो था वो हम लोगों ने देखा। बीजेपी तो इलेक्शन मैनेजमेंट से जीत रही, चुनाव चोरी से जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं कम से कम आराम से कह सकता हूं, और मुझे जो कहना है या जो प्रूव करने के लिए कहना है वो मेरी किताब में है। ईवीएम पे जो मेरी किताब है उसमें मैंने सब कुछ लिखा है, और मैं कन्विंस्ड हूं कि बीजेपी चुनाव चोरी से ही जीतती है, ऐसे कोई उपाय नहीं है। ये 2019 के रिसर्च पर, जब एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रिसर्च पर जब बीजेपी को आपत्ति हुई, और रिसर्च करने वाले की नौकरी की, और जो सब किया बीजेपी ने वहां से शुरू करके 2024 में जो सब हुआ उससे बहुत क्लियर है। और बाद में तो राहुल गांधी ने कई सारे एग्जाम्पल दिए, कई सारे मेरी किताब में है। सब मिलाकर बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि बीजेपी चुनाव चोरी से जीतती है, उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। हाँ, वो 2024 में कितना काम करेगा, और जैसा मैंने कहा कि हो सकता है कि लोग तब सपोर्ट नहीं करें, हो सकता है तब तक इलेक्शन कमिश्नर ही कहे कि नहीं, जैसे इनको अभी पुलिस चीफ बदलना पड़ा वैसे इलेक्शन कमिश्नर बदलना, तो वो सब हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि शुक्रिया सर, आपने सब बहुत अच्छे से समझाया। चीजों से आगे भी आपसे चाहेंगे कि वक्त आप दें और इसी तरह से चर्चा करते रहें। शुक्रिया सर। तो स्वतंत्र के साथ बने रहिए और सही खबरें जानिए। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाजत।